गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो हम लोग पिछले 2.5 घंटे से ज्योग्राफी और इकोनॉमी पे बात हो रही है और मैं समझ सकता हूँ अब ये लंच का टाइम है और बहुत सारे छात्रों को भूख भी लग रही होगी, है ना। फिर भी थोड़ा मैं भी परेशान कर लूँ। मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और पिछले 16 वर्षों से मैं भारतीय इतिहास, संस्कृति, विश्व इतिहास के ऑप्शनल और जीएस की क्लासेस में ले रहा हूं और अपने विजन आईएएस के मंच पे पहले बैच से मैं पूरी तरह से यहाँ पे एसोसिएटेड हूँ। और जैसे हमने कहा आपको कि मैं इतिहास पे क्लास ले रहा हूँ, तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें मन में आई होंगी कि अब तो इतिहास विषय भी आ गया और इतिहास के बारे में तरह तरह की भ्रांतियाँ भी हैं, है ना। बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं इतिहास को लेकर के, कुछ सच्चाई भी है। जो ओपन सेशन का हमारा मुख्य मकसद होता है वो ये होता है कि जो बिगनर स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, हम अलग अलग विषयों पे जो बात कर रहे हैं कि वो तैयारी की शुरुआत में क्या क्या ध्यान रखें और थोड़ा आगे की यात्रा में भी उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए, यही मेन मकसद होता है। हिस्ट्री की जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती है 3 घंटे के हिसाब से करीब 65 क्लासेस होती है, 65 क्लासेस होती है यहाँ पे, करीब 1-2 क्लासेस आगे पीछे भी होती हैं। ऑलमोस्ट मान के चलो आप 190-200 घंटे के आसपास। और पूरे जीएस के सिलेबस को हम उसमें कवर कराते हैं बहुत डिटेल में भी। तो वो पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए भी कि हम बहुत सारी बातों को बता पाए यहाँ पे। तो मकसद बहुत क्लियर होता है कि जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको रास्ते पे थोड़ा रखा जाए, क्योंकि उनके पास सजेशंस बहुत होते हैं। ऑनलाइन के ज़माने में और कोचिंग कल्चर के ज़माने में बहुत सारे सजेशंस हैं उनके पास, कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम भी अपना एक पॉइंट, दृष्टिकोण वहाँ रखते हैं कि देखो आप ऐसे तैयारी करो, है ना, तो चीज़ें थोड़ी सरल होंगी आपकी। आइए टॉपिक पे बात शुरू करते हैं हम। हमारा जो मेन मकसद है अभी बातचीत का, एक है हमारा कि प्रीलिम्स की तैयारी में हिस्ट्री को कैसे देखा जाए, जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है हमारा, और दूसरा जो रिटन एग्ज़ाम है हमारा, मेंस एग्ज़ाम है, उसमें हिस्ट्री को कैसे, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, कैसे स्टार्ट की जाए। किसी भी विषय की तैयारी करो, अब तक जितनी भी बातें हुई उससे एक बात क्लियर होगा कि विदाउट सिलेबस आप कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। विदाउट सिलेबस आपके हाथ पैर बन जाएंगे और सिलेबस को भी बहुत ठीक से समझने की ज़रूरत है। ये सभी विषयों पे लागू होता है, इतिहास पे भी लागू होता है। तो एक बार हम हिस्ट्री को देख लें कि हिस्ट्री का प्रीलिम्स में सिलेबस क्या है और मेंस में सिलेबस क्या है। पहले मैं प्रीलिम्स की बात कर लेता हूं आपसे मैं, और फिर हम देखेंगे कि इसका एग्जाम में इंपॉर्टेंस क्या है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, थोड़ा उसको भी देखेंगे और थोड़ी बहुत ट्रेंड की भी बात कर लेंगे, एक शुरुआती समझ के लिए। ट्रेंड तो थोड़ा और डेप्थ में जाने पे होता है। और पढ़ने के हमारे सोर्स क्या होने चाहिए, है ना। 3 मुख्य चीजों पे आपसे हम बात करेंगे। हम जो प्रीलिम्स का सिलेबस है हमारा, आप देखोगे साफ साफ वो मेंशन है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें बताया गया भारत का इतिहास पढ़ना है हमें और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। ये लाइन ऐसे लिख करके छोड़ दिया गया है और इसको अलग से हम कह सकते हैं क्लासिफाइड नहीं किया गया इसमें कि भाई क्या पढ़ें, क्लासिफिकेशन नहीं किया गया क्या ना पढ़ें। तो जैसे हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो आपको बस ये ध्यान रखना है इसमें कि आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, आपने मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है, और आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, 3 चीजों का सबसे पहले ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी बातों को रख रहे हैं। सिलेबस में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपको विश्व का इतिहास पढ़ना है। वैसे जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हो तो विश्व इतिहास का भी उसमें जिक्र आता है, बट सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है।
यानी प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में विश्व इतिहास से सीधे कोई प्रश्न नहीं होते हैं, बट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे कभी कभार डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी भी बात हो जाएगी आपसे। और दूसरा ये ध्यान रखिएगा इसमें कि कहीं भी सांस्कृतिक इतिहास शब्द पे जोर नहीं दिया गया है, बट थोड़ा बहुत भी यदि आप अवेयर होंगे, और आपने सुना होगा अपने आसपास सीनियर वगैरह से भी, तो लोग कहते होंगे कि भाई प्रीलिम्स में हमें कल्चरल हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ना तो विश्व इतिहास वर्ड इसमें मेंशन है, ना ही कल्चरल हिस्ट्री वर्ड मेंशन इसमें किया गया है। बट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्लियर है कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना। तस्वीर इससे भी साफ नहीं होती है। जैसे हमने कहा प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है। प्राचीन भारत में मोटे तौर पे जब आप टॉपिक को देखोगे आप, तो पाषाण काल से लेकर पूर्व मध्य काल तक करीब 10 टॉपिक हैं। पाषाण काल, हड़प्पा, ताम्रपाषाण, वैदिक संस्कृति, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल। इतिहास में क्रम का एक बड़ा रोल होता है, कालक्रम का महत्व होता है। और जब भी हम क्लास में पढ़ते हैं या किताबों को भी जब हम पढ़ते हैं तो क्रमवार तरीके से चीजों को हम देखते हैं। तो सिलेबस में यह भी नहीं लिखा हुआ कि आपको ये 10 टॉपिक पढ़ने हैं प्राचीन भारत के अंदर, ठीक है। वैसे ही हम मध्यकालीन भारत की बात करें हम, तो मध्यकालीन भारत में भी ब्रॉडली हमें 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। एक दिल्ली सल्तनत, ठीक है, 3 ही टॉपिक कह सकते हैं आप। एक क्षेत्रीय राज्य और एक मुगल वंश के बारे में, है ना। दिल्ली सल्तनत, क्षेत्रीय राज्य। दिल्ली सल्तनत की बात करें हम तो 1206 से 1526 ईस्वी, क्षेत्रीय राज्य 14वीं से 16वीं सदी, ठीक है। यहां हम 1200 तक लेकर के आएंगे प्राचीन काल में, और फिर मध्यकाल की बात शुरू करेंगे। और मुगल वंश की बात करें हम तो 1526 से 1707 भी है और 1858 भी है। वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में 2 डेट की बात होती है। तो मध्यकालीन भारत में ब्रॉडली हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। इन टॉपिक्स के बारे में भी कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया कह दिया गया है। वैसे ही जब हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं हम, तो आधुनिक भारत को भी हम 3 अलग अलग खंडों में बांट सकते हैं। एक 1750 से लेकर 1857 तक। मध्यकालीन भारत को हम क्या करते हैं, 1200 से लेकर के 1750 ईस्वी तक लेकर के आते हैं। और आधुनिक भारत को हम क्या करते हैं, 1750 ईस्वी से 1991 तक ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आधुनिक भारत को भी पढ़ने के लिए क्या बेहतर होता है कि आप 1750 से 1857 यानी पहले 100 वर्षों के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ें। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीता, ब्रिटिश विजय की बात करें हम, है ना। अंग्रेजों की जितनी भी नीतियां थी, चाहे वो आर्थिक नीति हो, सामाजिक नीति हो, प्रशासनिक नीति हो, जो भी नीति उनकी पॉलिसीज थी, शुरू के 100 वर्षों में जो भी विद्रोह हुए, जैसे नागरिक विद्रोह है, 1857 का विद्रोह है, मैं केवल आपको रेफरेंस दे रहा हूं, है ना। एक स्टार्ट कैसे करें, तो हमने बात की शुरुआत करी है कि पीटी और मेंस 2 चीजों पे फोकस होगा हमारा। और पीटी में सिलेबस क्या कहता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या चाहिए, हमें कौन कौन से ब्रॉड टॉपिक पढ़ने चाहिए। मैं ब्रॉड डिवीजन कर रहा हूं। इसका एक ना बहुत ही हम कह सकते हैं सूक्ष्म डिवीजन भी होगा इसका, एक बड़ा ही डिटेल डिवीजन भी है इसका, कि ब्रिटिश विजय की बात करें तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैं एक ब्रॉड डिवीजन की बात कर रहा हूं कि केवल सिलेबस को देख करके हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं, है ना। दूसरा, आपको मॉडर्न इंडिया में क्या ध्यान रखना है, 1857 से 1947 तक इसमें पढ़ना होता है हमें कि 15 अगस्त 1947 तक
ले जाने में किन किन संगठनों की भूमिका थी, किन नेताओं की भूमिका थी, किन किन आंदोलन की भूमिका थी, किन किन घटनाओं की भूमिका थी, बहुत विस्तार से पढ़ते हैं, जिसमें हम राजनीतिक संगठन, कांग्रेस, समाजवादी, मार्क्सवादी, क्रांतिकारी आंदोलन की अलग अलग धाराओं के बारे में पढ़ते हैं। और जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो उस समय अंग्रेजों ने रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए, हमें आज़ादी ना मिले उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई, जिसमें हम सांप्रदायिकता, संवैधानिक विकास, कुछ प्रस्ताव, नीतियां, ये सब भी पढ़ते हैं बहुत विस्तार से। तो मैं सोर्स अभी बताऊंगा तो वहां आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे जिन टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। तो दूसरा खंड हमारा है 57 से 1947। ये जो मैंने INM लिखा है यहाँ पे, इसी को हम INM भी कह सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सिलेबस में यदि ये नहीं भी लिखा हुआ होता और भारत का इतिहास होता तब भी हमें ये पढ़ना होता, बट भारत के इतिहास के साथ जब इसको लिख दिया गया है तो बहुत ऑब्वियस है कि इसको अलग से महत्व दिया गया है सिलेबस के अंदर। और जो प्रश्नों का ट्रेंड है पिछले 20, 30, 40 वर्षों का, जो प्रश्नों का ट्रेंड है उसमें भी इसको बहुत वेटेज दिया गया है। मैंने भी कहा इसके बाद में एग्जाम के ट्रेंड पे थोड़ा बात करूंगा आपको, जिससे आपको थोड़ी सहूलियत होगी। तीसरा खंड ये बहुत लेटेस्ट फिनोमेना है, पिछले 8-10 वर्षों में 1947 के बाद से भी प्रश्न पूछे जाने लगे। तो हमने, वैसे तो देखो आप 1947 से 64 या 75 तक भी तैयारी कर लो, क्वेश्चंस उसके बियॉन्ड तो नहीं पूछा जा रहा है अभी, लेकिन यही सिलेबस मेंस के अंदर भी है जहां आपको 91 तक के डेवलपमेंट पढ़ने हैं। तो ज्यादा अच्छा होगा कि एक ही साथ हम इंटीग्रेट करें और 1947 से 91 के बीच के एरिया को भी कवर करें। 47 से 91 के बीच का जो एरिया है वो केवल इतिहास का एरिया नहीं है, वो 47 से 91 के बीच इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी हमारी, 47 से 91 के बीच पॉलिटिकल सिस्टम में किस किस तरह के फेरबदल, जैसे संविधान लागू हुआ, मान लो बहुत सारे संविधान संशोधन है, राज्यों का पुनर्गठन है, राजभाषा को लेकर समस्या है, नॉर्थ ईस्ट का इंटीग्रेशन है, इसी में जैसे रियासतों का विलय हुआ, रियासतों का पुनर्गठन हुआ। मैं एग्जाम्पल के तौर पे रख रहा हूँ, अलग अलग प्रधानमंत्रियों की भूमिका है, नेहरू एरा है, शास्त्री एरा है, इंदिरा एरा है, कई मुद्दों को लेकर टकराव होते हैं, इमरजेंसी की बात होती है। और 21 मार्च 1977 को, यानी आज ही के दिन, इमरजेंसी इंदिरा जी ने हटाया भी था। ठीक है, 21 मार्च जो क्लास चल रही है हमारी, ऐसे के बहुत सारे टॉपिक हैं। कहने का मकसद है कि 47 से 91 केवल हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो ज्योग्राफी का भी हिस्सा है, वो कुछ इकोनॉमी का भी हिस्सा है, कुछ पॉलिटी का भी हिस्सा है, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन का भी हिस्सा है। जैसे नेहरू लियाकत समझौता खूब अभी चर्चा में रहा, विवाद में रहा। जब आप यहां पढ़ोगे इंडो पाक रिलेशन तो नेहरू लियाकत समझौते का जिक्र होता है कि 1950 में समझौता हुआ था, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था। कहने का मकसद ये है कि इस वाले खंड से भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं ज्यादा कदा। यदि हमें पहले से पता होगा तो थोड़ा हम और ऑर्गेनाइज हो सकते हैं उसके ऊपर हम, और कोई इजी क्वेश्चन हो तो वो हमारे रेंज के बाहर नहीं जाएगा। वरना हम क्या करते हैं, 47 के बाद पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो ये कोई इतिहास नहीं है, बल्कि कई विषयों का समुच्चय है। इसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी इसका रोल है, कभी कभार यहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, एक हमने क्विक व्यू आपके सामने रख दिया कि देखो आपने ये पढ़ना है, जो कि इससे क्लियर नहीं हो रहा। और क्या नहीं पढ़ना है, तो विश्व इतिहास तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है इसमें। इसके अलावा आपको एक और ध्यान रखना है, और वो है आपका समसामयिक घटनाक्रम। समसामयिक घटनाक्रम पढ़ने का भी एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। पूरे एक साल में जितनी भी चीजें न्यूज में आ रही हों, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग 1921 अभी बात करें, 2021 की बात करें, हम 1921 की हम लोग बात करें तो इस समय हिंदुस्तान में असहयोग आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन चल रहा था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज वगैरह खोले गए थे, विद्यालय वगैरह खोले गए थे, कॉलेज खोले गए थे। 1922 की बात करें, आपने देखा होगा अभी चौरी चौरा कांड को लेकर खूब हंगामा हुआ था, भाई एक धूमधाम से समारोह मनाने की बात हुई,
पूरे साल भर ये समारोह मनाया जाएगा और कांड नहीं कहा जाएगा उसे। एग्जाम्पल देके मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। चौरी चौरा कांड का भी जैसे उल्लेख हुआ था, अखबारों में पढ़ते होंगे तो आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज आता है। बंगाल चुनाव को लेकर आपने सुना होगा, कल जो वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, कल वैसे मीर जाफर का जैसे उन्होंने उल्लेख कर दिया। मीर जाफर के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं, मैं जान ही रहा हूं उसके ऊपर। कोई बहुत सारे केंद्रीय मंत्री वगैरह भी कुछ समय पहले बंगाल गए थे, तो खुदीराम बोस के गांव मूल क्षेत्र में गए थे और वहां माल्यार्पण वगैरह किया था। क्रांतिकारी हैं खुदीराम बोस। विनय बादल शहादत की भी चर्चा कभी कभी अखबारों में आ जा रही है। सुभाष चंद्र बोस तो न जाने कब भी चर्चा में आ जाए, चुनाव तो हुआ नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर पे भी लगातार कुछ ना कुछ न्यूज आ ही रहा है अखबारों के अंदर, है ना। और बहुत सारे ऐसे हैं। तो किसी न किसी बहाने इतिहास का कोई ना कोई खंड तो न्यूज में रहता ही है। आज से 100 साल पहले खिलाफत आंदोलन भी जोरों पर था, ठीक है। किसी का 150 साल पूरा होता, किसी का 200 साल पूरा होता, कोई 300 साल पूरा होता, कोई 400, कोई 500। कोई भी काल खाली नहीं जाता है। इसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे हमारे क्लासिकल डांस है, 8 क्लासिकल डांस है, म्यूजिक है ना। डांस की बात करें हम, म्यूजिक की बात करें हम, और बहुत सारे हमारे हथकरघा उद्योग हम कह लें, हम हस्तशिल्प कह लें हम, जो सैकड़ों साल से चला आ रहा है ना। ऐसे ही 26 जनवरी के अवसर पे देखोगे आप, बहुत सारे सांस्कृतिक हस्तियों को सम्मानित किया जाता है अलग अलग फील्ड के। ऐसे ना कंटेम्प्रेरी बहुत सारे डेवलपमेंट हैं जिसपे हमें हिस्ट्री के साथ ही नजर रखनी चाहिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरी बात पहुंच पा रही है आप लोगों तक? मैं आईएएस प्रीलिम्स में हिस्ट्री की क्या भूमिका है उसमें सिलेबस में आपको समझा रहा हूं कि सिलेबस में भी बहुत सारी चीजें हिडन हैं। तो थोड़ा वो आपके सामने हमने रख दिया कि आपको यदि हिस्ट्री की तैयारी करनी है तो इतने सारे खंडों में बांट करके करिए, इसको देख करके कोई कयास मत लगाइएगा। क्लियर सभी को? तो हमने सिलेबस की बात आपके सामने अभी रखी, नंबर 1। थोड़ा सा और हम इसके भीतर चलें, थोड़ी कुछ और चीजों पे हम बात करें हम, कि देखो तैयारी में क्या होता है, तैयारी में एक ट्रेंड की भी भूमिका होती है। जैसे हमने बताया कि देखो पीटी के अंदर आपने ये सब पढ़ना है, तो तैयारी में ट्रेंड की भी भूमिका होती है कि यूपीएससी में ट्रेंड क्या चल रहा है। हिस्ट्री की बात करें हम, आप सबको ये आइडिया होगा कि जीएस में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, और पिछले 8-10 वर्षों का ट्रेंड यदि आप देखोगे तो जिस भी स्टूडेंट का 55 प्रश्न या इससे अधिक सही है, यानी 110 नंबर या उससे अधिक स्कोर की स्थिति में है, तो वो निसंदेह प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने जा रहा है, वो कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है। 100 क्वेश्चन में, इस 100 क्वेश्चन में जैसे अभी थोड़ी देर पहले ज्योग्राफी का डिस्कशन हुआ, इकोनॉमी का डिस्कशन हुआ, हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, ये सब जीएस का पार्ट है। पॉलिटी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, है ना। किससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये कभी भी क्लियर नहीं है। आप चूंकि शुरुआती दौर में जब आप तैयारी करने जा रहे हो, तो आप भी ये दिमाग में बैठा लेना, कोई भी सुनी सुनाई बातों पे ध्यान बिल्कुल मत देना। ये कुछ भी नहीं पता है कि किस खंड को यूपीएससी किस साल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी। तो जो सिलेबस के अंदर दिया गया है उसको जितना फैला सकते हो शुरू में, उतना फैला लो पढ़ने के लिए, तो कुछ छूट ना जाए कि भाई ये पढ़ने में छूट गया। और जब हम एग्जाम की स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, तब हम प्रायोरिटी सेट करते हैं हम कि किस पे हमें एक एवरेज पकड़ रखनी चाहिए और किस पे हमें बहुत ज्यादा गहन पकड़ बनानी चाहिए। शुरू में ही चीजों को हम छोड़ देंगे हम और वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे तो धोखा हो जाता है। मैं एग्जाम्पल देके आपको बताने जा रहा हूं कैसे धोखा होता है। तो 100 प्रश्न में यदि आपके 55 प्रश्न सही हैं सभी विषयों से मिलाकर, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, यानी 60% आप सही करते हो किसी भी विषय में, निगेटिव को माइनस करके, तो किसी भी स्थिति में प्रीलिम्स होगा आपका, चाहे कैसा भी क्वेश्चन का लेवल हो। वैसे पिछले 3-4 वर्षों से 50 क्वेश्चन जिसका करेक्ट है उसका पीटी हो जा रहा है, उससे कम पे भी। मैं थोड़ा अधिक ही बता रहा हूं आपको।
अब औसत देखोगे तो इतिहास में 15 प्लस प्रश्न पूछे गए हैं। मैं अब थोड़ा वेटेज की बात कर रहा हूं, एग्जाम के ट्रेंड की बात कर रहा हूं आपसे, मैं पीटी में, है ना। हिस्ट्री में 15 प्लस प्रश्न पूछे गए। 2020 में भी 17-18 प्रश्न, कुछ एक प्रश्नों को मिला दो तो 19-20 प्रश्न हो जाएंगे, हिस्ट्री के अंदर भी पूछे गए। 2019 में भी, अभी जो 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स हुआ, उसके पहले 19 में जो प्रीलिम्स हुआ, उसमें भी 17-18 प्रश्न पूछे गए। 2014 में भी 20-21 प्रश्न पूछे गए। यानी पिछले 8 वर्षों में यदि औसत आप निकालोगे, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, तो 15 से अधिक ही प्रश्न का औसत आएगा। क्लियर? तो एक बात, यानी हिस्ट्री का कंसिस्टेंट बहुत अच्छा वेटेज है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा हमने कहा कि यूपीएससी जैसे विषयों में क्लियर नहीं करती ना कि इकोनॉमी से कितना पूछेगी, ज्योग्राफी से कितना पूछेगी, वैसे हिस्ट्री में भी वो क्लियर नहीं करती कि किससे कितना पूछेगी। 2 साल पहले तक ये ट्रेंड था कि किसी भी स्थिति में 15 प्रश्न यदि पूछे जा रहे हैं, मान के चलो, तो 8 से 10 प्रश्न आपको इस वाले खंड से पूछे जाएंगे। यानी मॉडर्न इंडिया का तीनों खंड हो गया आपका, जिसमें नेशनल मूवमेंट तो है ही, समसामयिक घटनाक्रम, और अभी हमने क्या बताया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अभी जो हमने आपको बताया 1857 से 1947, इस 8 से 10 प्रश्न में 4-6 प्रश्न तो केवल इसी खंड से पूछे जाते थे। तो छात्रों के बीच एक लोकप्रिय धारणा बन गई थी कि हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मॉडर्न इंडिया में केवल राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लो तो सब ठीक हो जाएगा, और ऐसा ही करके जाते थे स्टूडेंट। चूंकि 10 के आसपास क्वेश्चन पूछ ही लिए जा रहे थे, पूरे मॉडर्न इंडिया पढ़ के जाते थे वो। बट सिलेबस शुरू से भारत का इतिहास है, और इधर से कभी कोई एक आधा प्रश्न आ गया, इधर से कोई 2-3 प्रश्न आ गया तो बहुत है। 2019 में क्या हुआ, एकदम से गेम चेंज हो गया, और मध्यकालीन भारत से पहली बार 7-8 प्रश्न पूछे गए, जो कि पिछले 30-40 वर्षों में कभी भी इतने प्रश्न नहीं पूछे गए थे। और हजारों की संख्या में स्टूडेंट धराशायी हो गए एग्जाम में, जो सिलेबस को ध्यान रख के नहीं पढ़ाई करते थे। हम लोग 2017 से हिंदी की क्लासेस हमारी चल रही है यहाँ विजन आईएएस के मंच पे, और पहले साल का भी वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। शुरू से इस बात पे बल दे रहे हैं कि जो सिलेबस कहता है उसको तैयार करो, नंबर 1। फिर देखो ट्रेंड क्या कहता है। सिलेबस पूरा ही तैयार होना चाहिए, और फिर ट्रेंड पे आपको थोड़ी इफेक्टिव, थोड़ा और ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए। ये तरीका होता है प्रीलिम्स हो या मेंस हो उसको पढ़ने का, सिलेबस को बाईपास नहीं। अब थोड़ा हंगामा हो गया कि 7-8 प्रश्न कैसे आ गए। लोगों को ये लगा कि चलो ये अपवाद होगा, कोई बात नहीं है। अभी 2020 में क्या हुआ, 2020 में एंशिएंट हिस्ट्री से 7-8 प्रश्न पूछ लिए गए। ये भी पिछले 30-40 वर्षों में नहीं हुआ था। दूसरा हंगामा हो गया। यानी मॉडर्न की तुलना में मेडिवल और एंशिएंट को पैरेलल या ज्यादा महत्व दे दिया गया। तो जिसके जो कोई बनी बनाई धारणा पे चल रहा था वो फिर फंस गया एक बार। बट जो स्टूडेंट इस 10 टॉपिक को तैयार करके गया होगा ऑर्गेनाइज तरीके से, इन 7-8 प्रश्नों में 4-5 वो सॉल्व करने की स्थिति में रहेगा, और जिसने एकदम इग्नोर कर दिया होगा वो भी फंस गया। तो नंबर 1, हिस्ट्री का वेटेज बहुत अच्छा खासा है, ये ध्यान रखिएगा। और हिस्ट्री में भी ये क्लैरिटी नहीं है कि यूपीएससी किन खंडों से प्रश्न पूछेगी, तो आपको सभी के सभी खंडों पे तैयारी करके ही जानी है। पता चला कभी करंट अफेयर्स के कल्चरल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से 5-7 क्वेश्चन पूछ लिए गए, कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए आपको हमने सिलेबस का एक वाइड रेंज आपके सामने रख दिया है कि आपने क्या ध्यान रखना है। दूसरी धारणा क्या है प्रीलिम्स को लेकर के, मैं जैसे इतिहास जब हम पढ़ते हैं, मान लो जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे हम टॉपिक नंबर 5 में जब आएंगे तो हम बुद्ध काल पढ़ेंगे। ये चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी बीसी, ठीक है, या पूर्व मध्यकाल हमने ले लिया, मान लो यहां लिखा है हमने,
किसी भी टॉपिक को हम पढ़ेंगे कैसे हम, तो उसका राजनीतिक इतिहास, उसका आर्थिक इतिहास, उसका सामाजिक इतिहास और उसका सांस्कृतिक इतिहास, किसी भी टॉपिक को हम कैसे पढ़ते हैं। 10 के 10 टॉपिक को आपको ऐसे ही पढ़ना है। जैसे पूर्व मध्यकाल पढ़ना है तो सेम मॉडल रखिएगा, मौर्य काल पढ़ना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, 10वीं तक तो इतिहास की जानकारी सबको है ही, तो थोड़ा बहुत तो सुना हुआ होगा ही आपका नाम। हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब होता है कंप्लीट पढ़ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। क्लियर। यह भी एक बहुत बड़ी धारणा है कि राजनीतिक इतिहास से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जबकि यह भी गलत धारणा है। लगातार एक दो प्रश्न राजनीतिक इतिहास से पूछे ही जाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ जब प्रश्न ना पूछे गए। हम 2020 की बात करें, केवल 2020 के प्रीलिम्स की बात करें, तो राजनीतिक इतिहास से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक अशोक की सांप्रदायिक सहिष्णुता की नीति पर अभिलेख से जोड़कर पूछा गया है प्रश्न, और एक प्रश्न तो ऐसा पूछा गया जो अब तक 40-50 वर्षों में किसी ने कल्पना नहीं की होगी। पूर्व मध्यकाल में बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों के बारे में पढ़ना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्रतिहार, प्रतिहारों के बाद जैसे हम सोलंकी पढ़ते हैं, गढ़वाल पढ़ते हैं, चौहान पढ़ते हैं, चंदेल, परमार, कलचूरी, कच्छप घाट, तोमर। जैसे अभी तोमर का नाम आया, कल परसों आपने अखबार में पढ़ा होगा, तो अभी दिल्ली में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसमें दिल्ली के स्थापना में तोमरों की बड़ी भूमिका थी, खूब चर्चा हुई उसके ऊपर, और आदरणीय मंत्री, माननीय मंत्री जी ने बात कही कि भाई जो दिल्ली के जो तोमर वंश के संस्थापक थे और दिल्ली की जो स्थापना की थी आनंदपाल, एयरपोर्ट पर उसकी एक मूर्ति लगाई जाएगी और उसके बारे में पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाएगा। अब ये करंट का फिर एंगल हो गया आपका, ये करंट का एंगल हो गया आपका। अभी क्या हुआ, 40-50 वर्षों में जो कभी नहीं हुआ था, 4 राजवंशों के बारे में एक शासक का नाम दे दिया गया। जैसे पल्लव दे दिया गया, पाल दे दिया गया, प्रतिहार दे दिया गया, एक और राजवंश का नाम दे दिया गया। बोला ऑर्डर बताइए कौन पहले था कौन बाद में था। ये कभी हुआ ही नहीं, कोई कल्पना भी नहीं करता है हिस्ट्री में और पढ़ने के लिए सोचता भी नहीं है। देखो मतलब नॉर्मली जो सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं, जो स्टूडेंट सिलेबस को ठीक से समझ के पढ़ रहा है या जो टीचर पढ़ा रहे हैं ऑब्वियस वो पढ़ाएंगे, मतलब मैं उन पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं जनरल एक बात कह रहा हूं आपको मैं। तो ये धारणा भी गलत है कि राजनीतिक इतिहास भी आपको पढ़ के जाना है। 2019 में राजनीतिक इतिहास में मिडिवल इंडिया से 2 प्रश्न पूछ लिए गए। अब ऐसा कर ही नहीं सकते कि राजनीतिक इतिहास से प्रश्न नहीं आएंगे। हर एक साल आर्थिक इतिहास से भी प्रश्न है, सामाजिक इतिहास से भी प्रश्न है। यह जरूर है कि यदि 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं मान लो, या एग्जाम्पल के तौर पे एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री से जैसे इस बार 11-12 प्रश्न पूछे गए 2020 में, तो आप ये मान के चलो कि सांस्कृतिक इतिहास से 60-70% प्रश्न पूछे जाएंगे। 12 प्रश्न पूछे गए हैं तो 6 से 8 प्रश्न आपको सांस्कृतिक इतिहास से मिल जाएंगे। यानी प्रारंभिक परीक्षा में सब तो पढ़ना ही है, विस्तार से सारी चीजें पढ़नी है हमें, और हमें क्या ध्यान रखना है, किसी भी खंड में सांस्कृतिक इतिहास पे बहुत ज्यादा महत्व देना है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, जैसे हम बुद्ध काल पढ़ते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में करीब करीब 2 से 2.5 घंटे का हमारा एक लेक्चर होता है, बहुत विस्तार से। क्यों इतना इसको इंपॉर्टेंस देते हैं हम, कि पिछले 7-8 वर्षों में मिनिमम 1 प्रश्न और कभी कभी 2 प्रश्न, और 2020 में तो 2 से ज्यादा 2.5 प्रश्न केवल बौद्ध धर्म से ही पूछ लिए गए हैं। तो पढ़ते तो हम पूरा हैं। जैसे राजनीतिक इतिहास हुआ तो महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, गणतंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, सिकंदर और ईरानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक इतिहास है, कृषि, शिल्प, व्यापार, शहर, ये द्वितीय शहरीकरण का काल माना जाता है, गंगा घाटी का शहरीकरण है, लौह युगीन शहरीकरण है ना। थोड़ा बहुत जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि जो लोग पढ़ेंगे वो मेरी बात को रिलेट भी कर पाएंगे। सोशल हिस्ट्री में थोड़ा वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, छुआछूत, महिलाओं की दशा, शिक्षा व्यवस्था, खान पान, आवास, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे संस्कारों के बारे में, 16 संस्कार बहुत पॉपुलर हैं, 4 आश्रम, गोत्र प्रथा की बात करें हम, इन सब अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक इतिहास में क्या पढ़ते हैं,
इसको अलग से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसमें हम कला का अध्ययन करते हैं, आर्ट। कला के अंदर क्या पढ़ते हैं हम? स्थापत्य यानी वास्तुकला, ठीक है, चित्रकला, मूर्तिकला, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। संगीत, नृत्य, कुछ नाटक वगैरह की चर्चा हो जाए तो अच्छी बात है। शिल्पों की बात कर लें हम, तो सांस्कृतिक केवल ऐसे हेडिंग हो गया, इसके भीतर हमें ये सब पढ़ना होता है। कला के बाद जैसे हम धर्म को महत्व देते हैं, इसमें हम साहित्य को महत्व देते हैं, इसमें हम कला, धर्म, साहित्य, विज्ञान से संबंधित कोई डेवलपमेंट हो, शिक्षा से संबंधित कोई डेवलपमेंट हो, इन सब का हम अध्ययन करते हैं सांस्कृतिक इतिहास में। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 2020 में 11-12 प्रश्न पूछे गए, तो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से, तो 6 से 8 प्रश्न तो केवल सांस्कृतिक इतिहास से पूछे गए। सिलेबस में कहीं भी सांस्कृतिक इतिहास नहीं है, फिर भी सांस्कृतिक इतिहास को यूपीएससी एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, ये सच्चाई है। तो हमें पढ़ने में क्या करना होता है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास पे एक औसत पकड़ बनानी होती है, और सांस्कृतिक इतिहास पे औसत से ज्यादा महत्व देना होता है। पिछले 3-4 वर्षों में कोई भी ऐसा साल नहीं है जब साहित्य पे प्रश्न ना पूछे गए। जैसे 2020 में ही एक सिंपल सवाल पूछा गया कि पाणिनि किसके समकालीन थे, अमर सिंह किसके समकालीन थे, और कालिदास किसके समकालीन थे। 3 शासकों का नाम दे दिया गया उसमें। बहुत सिंपल सवाल है, एनसीईआरटी लेवल पे भी इसका आंसर मिल जाता है। उसके पहले मालविकाग्नि मित्र पे पूछा गया, उससे पहले, यानी जो 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, मेडिवल हिस्ट्री से, साहित्य पे एक आधा प्रश्न तो पूछ ही लिया जा रहा है, ठीक है। एक बार जितनी भी बातें बताई जरा उसको मैं समअप कर दूं दोबारा से आपको, ताकि क्लियर हो जाए। हमने आपको ये बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, और सिलेबस को थोड़ा हमने वाइड ओपन किया। उसके अंदर क्या पढ़ना है ये भी हमने बताया। आप नहीं भी लिख पाए होंगे तो मैं जो सोर्स आपको बताऊंगा वहां ये सारे टॉपिक आपको दिख जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 मैंने बताया हिस्ट्री का वेटेज क्या है एग्जाम के अंदर। नंबर 3 मैंने बताया ये गलती कभी मत करिएगा आप कि सुनी सुनाई बातों पे चलिएगा, बल्कि सिलेबस को फॉलो करके आगे बढ़िए आप। कोई भी स्टैब्लिश ट्रेंड नहीं है यूपीएससी का। हो सकता है कभी हिस्ट्री से 25 सवाल हो जाए, हो सकता है कभी हिस्ट्री से 5 ही प्रश्न है। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। 5 प्रश्न है तो अगली बार छोड़ देना है, ये मूर्खता कही जाएगी, है ना, तैयारी के मामले में। ये आत्मघाती कदम होगा आपका। चौथी बात, किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो संपूर्णता में पढ़ना है। पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे हम तो राजनीतिक इतिहास, जो भी हम बता रहे थे, पाल, प्रतिहार वगैरह के बारे में, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, ये सब पढ़ेंगे हम। सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री में सामंतवाद, उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पे पीटी में प्रश्न आ चुके हैं। कल्चरल हिस्ट्री में मंदिर स्थापत्य पे नागर, बेसर, द्रविड़ शैली की बात करेंगे हम। नागर, बेसर, द्रविड़। मूर्ति कला की बात करेंगे हम। नटराज की मूर्तियों पे प्रश्न है, गोमतेश्वर पे प्रश्न है पूर्व मध्यकाल के, है ना, सब प्रश्न पूछे गए हैं। तो पढ़ने का ये पैटर्न रखिएगा। इवन आप मिडिवल इंडिया पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत, तो वहां भी सांस्कृतिक इतिहास। मुगल इंडिया पढ़ेंगे, वहां भी सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास की इतनी अहमियत है कि 10 रुपए के नोट, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 और 500 में केवल कोई ना कोई स्थापत्य ही दिया हुआ है। 10 वाले पे कोणार्क मंदिर है, 500 वाले पे लाल किला है, किसी पे सांची का स्तूप है, किसी पे हम्पी है, किसी पे रानी का वाव दिया हुआ है, गुजरात में जो है उदयमती ने बनवाया था, भानु भीम प्रथम की जो पत्नी थी, है ना, रानी का वाव, जिसको यूनेस्को ने हेरिटेज लिस्ट में 2014 में शामिल किया है। आ रही बात समझ में सभी को? तो रुपए तक पे कल्चरल हिस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। और कभी कभी क्या होता है ना, राजनीति में भी ना इतिहास की खूब चर्चा होती है, तो इस समय राजनीतिक विमर्श में भी सांस्कृतिक इतिहास पे खूब बल होता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे शब्द खूब चर्चा में रहते हैं।
ठीक है, तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है तैयारी के दौरान, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के दौरान। ठीक है, यहीं पे मैं थोड़ा आपको सोर्स पे क्लियर कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर हम मेंस वाले खंड में आ जाएंगे, है ना। प्राचीन भारत में आपको एक आर एस शर्मा की किताब आती है, वो किताब लेनी है। मैं किताबों के भी मकर जाल के बारे में थोड़ा समझा दूंगा आपको अभी लास्ट में, है ना। मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्रा की किताब आती है, ठीक है, वो किताब आपने लेनी है। और आधुनिक भारत में बिपिन चंद्रा की किताब आती है, समसामयिक घटनाक्रम पे आप विजन आईएएस की मैगजीन को फॉलो करिएगा। मंथली मैगजीन आती है जिसमें 4-5 पेज पे हम कल्चरल हिस्ट्री को कवर करते हैं, या हिस्टोरिकल पर्सनालिटी जो न्यूज में होते हैं उनको हम कवर करते हैं, वो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, और हिस्ट्री में ही जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला खंड है उसमें क्लास 12th की एनसीईआरटी, पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है ना, स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसको देख लीजिएगा। क्लियर सभी को? आप केवल कहिएगा आर एस शर्मा की किताब चाहिए, सतीश चंद्र की किताब, बिपिन चंद्र की किताब आपको मिल जाएंगे। क्लास 12th की एनसीईआरटी की बात करें, स्वतंत्र भारत में राजनीति पोस्ट इंडिपेंडेंस पे है। हमने सब पे केवल एक एक सोर्स आपको बताया है। यहां पे एक स्पेक्ट्रम करके गाइड भी चलती है, बहुत फेमस भी है। गाइड में ना कंटेंट का बहुत अच्छा खासा संकलन है, बहुत सारे लोग पढ़ के जाते हैं, बहुत सारे लोग खरीद भी लेते हैं अपने पास, है ना। खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, बट मतलब मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि हम एनसीईआरटी वाली किताब जो है, सॉरी बिपिन चंद्रा वाली किताब जो है उस पर हम ज्यादा फोकस करें हम, और इन सब किताबों को रेफरेंस के तौर पे यूज करें। जिन किताबों का नाम मैंने बताया है इसको हम बेस बुक कहते हैं। बेस बुक कहने का मतलब है कोई भी इतिहास का टॉपिक इससे अनटच्ड नहीं है, और हर टॉपिक की महत्वपूर्ण बात आपको इन किताबों में मिलेगी। ये रेफरेंस बुक नहीं है, रिसर्च बुक नहीं है। जैसे बिपिन चंद्रा पढ़ोगे तो ऐसा नहीं होगा कि गांधी जी के ऊपर आपको 100 पेज मिलेंगे। मैं रिपीट कर दूं एक बार, बेस बुक का मतलब क्या होता है? इतिहास के प्रत्येक टॉपिक पे महत्वपूर्ण जानकारी आपको इन किताबों में मिल जाएगी। मेंस में भी आपको ये किताब अपने साथ लेकर चलने हैं। ये किताब, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि 100% सारी चीजें कवर करेगा, मतलब और जिस लेवल पे आपको चाहिए, बट पीटी और मेंस का बेस तो बहुत अच्छा यहां से बन जाएगा। बेस कहने का मतलब 50% चीजों को आप करने की स्थिति में आ जाओगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, यदि इन किताबों को सही तरीके से आपने यूज कर लिया। देखो, हमें 10 सीढ़ियां चढ़नी है, मान लो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हमें पता है, तो सातवां आठवां भी हम चढ़ेंगे। एक साथ बहुत सारी बातों को बता करके मैं परिचर्चा को बोझिल बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, इसलिए हमने बेसिस आपको बता दिए हैं। बेस बुक क्यों कहते हैं इसका मतलब भी समझाया भी आपको। क्लियर सभी को? सिलेबस पीटी का क्लियर कर दिया हमने, एग्जाम में ट्रेंड क्या है ये आपको बता दिया, सोर्सेज क्या होंगे ये भी आपको हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, सिलेबस क्या लिखा हुआ है, चीजें कैसे हिडन है, आप इसका ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट ट्रेंड के साथ मैंने थोड़ा आपको जानकारी दे दी है। अब हम मुख्य परीक्षा के सिलेबस में आते हैं, हम, है ना, रिटन एग्जाम की बात करते हैं। ठीक है, सेम 3 चीजों पे यहां भी बात कर लेंगे हम। आप सबको पता है ही कि पेपर 1 जो जीएस का है 250 मार्क्स के होते हैं। इसमें 3 अलग अलग विषयों का अध्ययन करना है। हिस्ट्री आपको पढ़ना है इसमें, सोसाइटी आपको पढ़ना है इसमें, और ज्योग्राफी आपको इसमें पढ़ना है। अभी फिलहाल 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये क्लियर नहीं है कि यूपीएससी किससे कितना प्रश्न पूछेगी, हिस्ट्री से, सोसाइटी से, ज्योग्राफी से
हिस्ट्री और सोसाइटी को मिलाकर भी बहुत प्रश्न पूछती है, आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि सोसाइटी का प्रश्न है या हिस्ट्री का प्रश्न है। इंटीग्रेटेड अप्रोच भी होता है पूछने का। खैर, अभी हम तभी तो हमने शुरू में कहा था कि बहुत सारी बातें करने के लिए होती हैं, बट अभी हम केवल जो स्टार्टिंग है आपका ना, जो टेक ऑफ करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे आप, उसकी कुछ बेसिक बातें आपको बता रहा हूं मैं, है ना। तो ये तो फिर यहां भी मान के मत चलिएगा कि यूपीएससी किससे कितना प्रश्न पूछेगी। आपका काम है जो सिलेबस दिया गया उसे तैयार करना है तो करना है। क्लियर? अब जो हिस्ट्री का सिलेबस है आपका, हिस्ट्री में 3 अलग अलग बातें बताई गई हैं पढ़ने के लिए। पहला कहा गया आपको कि संस्कृति एवं विरासत का अध्ययन करना है। ठीक है। और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, और इसमें अलग से कह दिया गया है कि कला पढ़ना है आपने, ये जो कला मैंने आपको यहां बताया है। ठीक है। स्थापत्य पढ़ना है आपने, कला के अंदर ही आता है स्थापत्य भी, और साहित्य भी पढ़ना है आपको। सिलेबस क्या है? प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक संस्कृति एवं विरासत। उसमें अलग से क्या मेंशन किया गया है कि भाई इन तीनों को तो पढ़ ही लेना, ये छूटने नहीं चाहिए। प्राचीन कालीन कला, स्थापत्य और साहित्य, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन, तीनों काल के, इतना तो पढ़ना ही पढ़ना आपको। क्लियर सभी को? पीटी की तरह पहले मैं समझा दूं आपको, है ना। मेंस हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया है, कल्चरल हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री है। ये आपका सिलेबस है, आप सिलेबस देख सकते हैं आराम से, है ना। अब इसमें भी शुरुआत में समस्या क्या आएगी आपको कि आखिर पढ़ना क्या है, यही क्लियर नहीं होगा इसको देख करके। तो आप एक लाइन में समझ लीजिए, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने आपको बताया ना कि पाषाण काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक 10 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। मेडिवल इंडिया में 3 ब्रॉड टॉपिक, मॉडर्न इंडिया के कुछ टॉपिक मैंने आपको बताया। आप बस ये समझ लो कि वो सारे के सारे टॉपिक आपको मेंस में भी पढ़ने हैं, सारे के सारे टॉपिक आपको मेंस में भी पढ़ने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपसे सपोज दैट पूर्व मध्यकाल की बात कर रहा था, है एग्जाम्पल के तौर पे। पूर्व मध्यकाल का मतलब हो गया 750 से 1200 ईस्वी। तो इसका राजनीतिक इतिहास, इसका आर्थिक इतिहास, इसका सामाजिक इतिहास और इसका सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया, है ना। अब यूपीएससी क्या कहती है कि प्राचीन काल यानी इस टॉपिक का सांस्कृतिक इतिहास पूरा पढ़ के जाना है आपको। इस टॉपिक का सांस्कृतिक इतिहास कंप्लीट पढ़ के जाना है आपको। इससे पहले पढ़ोगे आप गुप्त काल, तो उसका सांस्कृतिक इतिहास। तो जो सिलेबस पीटी का है ना, सेम सिलेबस मेंस का है। आपको फोकस कहां करना है? आपको फोकस करना है सांस्कृतिक इतिहास पे, यानी किसी भी काल के आपको कला, धर्म, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा की बात करनी है। एग्जाम्पल देके मैं बताऊं, मैं केवल अभी 2020 जो जनवरी 21 में पेपर हुआ उसकी बात करें हम। पूर्व मध्यकाल में एक पाल राजवंश के बारे में पढ़ना, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे शासन रहा है 750 ईस्वी से लेकर 1160 ईस्वी तक। पूछा है कि भाई बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से पालों का क्या महत्व था। अभी मेंस में जैसे एक सवाल आया, एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल रख रहा हूं आपके सामने। यूपीएससी जो कह रही है उसको महत्व दे रही है, सांस्कृतिक इतिहास कह रही तो पूछ रही है वो, ठीक है। धर्म पे सवाल पूछा ये 2020 में ही अभी सवाल पूछा गया है कि प्राचीन भारत में जो गुफा स्थापत्य है, जैसे आपने एलोरा के बारे में या वतापी के बारे में या अजंता के बारे में, इन सब के बारे में सुना होगा, या बिहार में गया के बराबर की पहाड़ियों के बारे में, जहां पहाड़ों को काट कर गुफा स्थापत्य बनाए गए हैं, ठीक है। अभी पूछा गया गुफा स्थापत्य का कला इतिहास के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, यानी कला से प्रश्न पूछा गया।
जो प्राचीन भारतीय स्थापत्य है उसको प्रभावित करने में परंपरा दर्शन की क्या भूमिका है? यानी यूपीएससी ने कहा है सांस्कृतिक इतिहास, तो इस बार मुख्य परीक्षा में 6-7 प्रश्न पूछे गए हैं और उन 6-7 प्रश्नों में 4 प्रश्न तो केवल सांस्कृतिक इतिहास से पूछ लिया गया है। बात समझ में आ रही सभी को? तो हमारा पहला टारगेट है सिलेबस आपको थोड़ा बता देना। जो पीटी का सिलेबस होगा वही मेंस का भी सिलेबस होगा। अंतर क्या आ जाएगा? आपको सांस्कृतिक इतिहास पे ज्यादा बल देना है। नंबर 1, सांस्कृतिक इतिहास में हम इस पे ज्यादा जरूर बल देते हैं, कला, धर्म, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा पे। बट संस्कृति का मतलब केवल यही नहीं होता है। जैसे आप देखोगे बंगाल चुनाव में, आप देखोगे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यानी राजनीतिक संस्कृति। आप देखोगे चुनाव के पहले दल बदल की संस्कृति। आप देखोगे दोनों तरफ से सत्ता के दुरुपयोग की संस्कृति। हम कह सकते हैं ना कि भाई बंगाल में हमें ये राजनीतिक संस्कृति दिखाई पड़ रही है राजनीतिक दलों की। संस्कृति का मतलब क्या होता है? वे ऑफ लाइफ। यानी हमारी राजनीतिक संस्कृति क्या है? सामाजिक, आर्थिक, सारी चीजें संस्कृति के दायरे में आती हैं। बट प्राचीन काल की राजनीति हमारे लिए अब ज्यादा महत्व नहीं रखती है। अर्थव्यवस्था भी उतनी महत्व नहीं रखती है। समाज अभी भी बहुत महत्व रखता है, बट संस्कृति बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इसीलिए क्या होता है, हिस्ट्री में संस्कृति पे हम कला, समाज, अर्थव्यवस्था, इन सब पे भी प्रश्न पूछते हैं। राजनीति पे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे मेंस में। तो पीटी और मेंस में क्या अंतर हो जाएगा? एक, मेंस में राजनीति पे प्रश्न उस तरह से नहीं पूछे जाएंगे जैसा आपको पीटी में अध्ययन करना है। क्लियर सभी को? तो सिलेबस थोड़ा मैंने आपको क्लियर किया कि क्या पढ़ना है। नंबर 1 संस्कृति। नंबर 2 विरासत का मतलब होता है उस दौर की जो भी चीज है आज हमारे जीवन में कहाँ है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, है ना। जैसे मान लो हम वैदिक काल की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे वैदिक संस्कृति की बात करें, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच जो वैदिक कालीन धर्म है, आज भारत में देखोगे हिंदू धर्म, तो उसका बेस वैदिक कालीन धर्म ही है। जो वैदिक कालीन समाज है, वर्ण व्यवस्था, वो आपको दिख जाएगा। वैदिक काल में जो संस्कार थे, वैदिक काल में जो गोत्र प्रथा थी, जो विवाह की पद्धति थी, जो अंतिम संस्कार के तौर तरीके थे, वो भी आज हमें अपने जीवन में। वैदिक काल में ही सामाजिक भेदभाव शुरू हो गए थे। एक वर्ग दूसरे वर्ग से भेदभाव कर रहा है, वो भी हमारे समाज में दिख जाएगा। तो वैदिक काल की वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बाद वाले काल में या आज भी हमारे जीवन में प्रवाहित हो रही हैं? विरासत कहते हैं इसको। बहुत सिंपल होता है इसको पढ़ने का तरीका। जैसे आपने पूर्व मध्यकाल पढ़ लिया, अब आप ये सोचो कि पूर्व मध्यकाल की विरासत क्या है, पूर्व मध्यकाल हमारे जीवन में कहाँ है। दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ लिया, वो हमारे जीवन में कहाँ है। अंग्रेजों के बारे में पढ़ लिया, तो ब्रिटिश कालीन विरासत क्या है। आप जिस सेवा की तैयारी कर रहे हो वो भी विरासत का ही हिस्सा है। सिविल सेवा, सेना, पुलिस, न्यायपालिका, ये संसद, ये लोकतांत्रिक ढांचा, ये कानून का शासन, ये संविधान का शासन, इन सब की शुरुआत अंग्रेजों के समय हुई। ये सब ब्रिटिश कालीन विरासत है। अंग्रेजों ने पुलिस को बनाया डराने के लिए। आज भी पुलिस का काम डराने का, आप देख ही रहे हो। महाराष्ट्र में एक सचिन वजह का केस कितना खतरनाक तरीके से सामने आया है। पुलिस आज भी डराने का काम, वर्दी को देख एक डर और भय पैदा होता है। ठीक है, ये भी अंग्रेजों की ही विरासत है। तो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा इसलिए दे रहा हूं ताकि जब आप स्टार्ट करो तो डरने वाली बात ना हो। सिलेबस पीटी वाला ही रहेगा। संस्कृति का मतलब मैंने आपको थोड़ा बता दिया, विरासत का सेंस आपको बता दिया। अब यूपीएससी में ये क्लियर नहीं है कि कल्चर से जो 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं 2013-14 में 4 प्रश्न और 3 प्रश्न पूछे गए थे। अच्छा वेटेज था।
उसके बाद 15, 16, 17, 18 दो दो प्रश्न पूछे गए। 19 में एक प्रश्न पूछे गए। लोगों को क्या लगा, शायद अब इसका महत्व कम हो गया, अब छोड़ के चलना चाहिए इसे। 2020 में क्या हुआ, 6 प्रश्नों में 4 प्रश्न पूछ लिए गए और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे मेंस देने वाले जो स्ट्रेटजी पे चल रहे थे, खा गए धोखा। इसलिए हमने कहा कि जो सिलेबस है वो तो पढ़ के ही जाना है। 4 प्रश्न बहुत होते हैं प्रतियोगिता से बाहर करने के लिए। अभी हमने 2020 के चारों प्रश्नों का एग्जाम्पल भी रखा है आपके सामने। क्लियर सभी को? तो ये मत सोचिए कि महत्व क्या दिया जाएगा, आपका काम पढ़ने का है तो आप पढ़िए। ये हो गई आपकी संस्कृति एवं विरासत पे चर्चा। ठीक है, सोर्स क्या होगा आपका इसमें, आर.एस. शर्मा की किताब, उसको आप सोर्स बनाइएगा संस्कृति और विरासत पे। और एनसीईआरटी की कुछ और किताब आती हैं संस्कृति के ऊपर, कला स्थापत्य पे किताब आती है, एनबीटी से भी किताब आती है। यदि आपको किताब मिल जाए, उसकी जेरोक्स कॉपी मिलेगी, पुरानी एनसीईआरटी है, तो आप उसको बेस बना सकते हैं। और ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी किताब यदि आपके पास प्राचीन भारत की हो, नहीं भी हो तो बाजार में कोई भी किताब चलती हो ना संस्कृति पे, कला एवं संस्कृति पे, है तो अधूरी किताब। किताबों का आलम यह है, किसी भी पब्लिकेशन की किताब हो, जैसे यूपीएससी में इस बार सवाल आ गए ना कुछ नए नए, जैसे फिलॉसफी आर्किटेक्चर को कैसे प्रभावित करती है। अब देखना बहुत सारी किताबों में डाल दिया जाएगा फिलॉसफी ऐसे प्रभावित करती है। हर साल किताबों के पेज बढ़ जाते हैं नए एडिशन में। यूपीएससी कल्चर में कुछ नया पूछती है तो किताबों में ऐड कर दिया जाता है। जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको लगेगा इस किताब से तो सारे प्रश्न पूछे गए, जबकि गलत। फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, कोई भी एक किताब उठा लीजिएगा बाजार से, क्योंकि आपको उसमें ना बहुत सारे कलेक्शन मिल जाएंगे एक जगह, जरूरत पड़ेगी आपको इंफॉर्मेशन की। कोई भी किताब उठा लीजिएगा, मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है XYZ। आर.एस. शर्मा वाली किताब पढ़नी है तो पढ़नी है, ठीक है। 50% मेंस वो भी संभाल लेगा आपका, यहां भी। तो मेंस में पहला हमने बता दिया आपको संस्कृति एवं विरासत। दूसरा हम आते हैं आधुनिक भारत पे। आधुनिक भारत का सिलेबस क्या कहता है, बहुत क्लियर सिलेबस कहता है 1750 से वर्तमान तक, यानी 1991 तक तो ले ही लो, जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है मेंस के सिलेबस में, इसके अंदर लिखा हुआ है मेंस के सिलेबस में कि महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे, स्वतंत्रता संघर्ष, देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान, व्यक्तित्व, मुद्दे, और आजादी के बाद में लिखा हुआ है एकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण। ये सब पढ़ के ना, कौन से मुद्दे, कौन सी घटनाएं, कौन सी एकीकरण, क्या आएगा सुदृढ़ीकरण, यहां पर भी सिलेबस को सांकेतिक छोड़ दिया गया है। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर एक बार आपको सिलेबस को, जैसा मैंने पीटी में बताया, मॉडर्न इंडिया के सिलेबस को 3 भागों में बांट लीजिएगा, है ना। 1750 से 1857, 1857 से 1947 और 1947 से 1991। पहले तो सिलेबस क्लियर करिएगा। टॉपिक क्लियर नहीं होना तो बिपिन चंद्रा की किताब में जितने टॉपिक दिए गए हैं और जितने सब टॉपिक्स दिए गए उस टॉपिक के भीतर, समझो वो सब आपके सिलेबस का पार्ट है। आर.एस. शर्मा में जितने टॉपिक दिए गए हैं, सतीश चंद्रा में जितने टॉपिक दिए गए, सब के सब आपके पीटी और मेंस के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो टॉपिक से भी आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां, इसलिए हमने बेस बुक, ताकि आपको ये पता तो चल जाए कि क्या पढ़ना है। क्लियर? अब मॉडर्न इंडिया को पढ़ने में सावधानी क्या रखनी है आपको, एक कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है आपको, कंप्लीट पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पढ़ने में आपको थीम बेस्ड स्टडी करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने शिक्षा पढ़ना शुरू किया, ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि 200 वर्षों में अंग्रेजों ने शिक्षा के विकास के लिए क्या किया, नंबर एक। सामाजिक सुधारकों ने क्या किया, नंबर दो। ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, तीन। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्या हुआ, चार। अंग्रेजों के आने के पहले शिक्षा पद्धति क्या थी, पांच। और आजादी के बाद शिक्षा पद्धति में क्या बदलाव आए, राधाकृष्ण आयोग ने क्या किया, 1964-64 में कोठारी शिक्षा आयोग ने क्या किया, 66-7 की पॉलिसी में क्या आई थी, त्रिभाषा फॉर्मूला वगैरह, 86 की नई शिक्षा नीति क्या थी, 2000 में क्या चेंजेस आए, अभी नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव आया है। मेरी बात समझ में आ रही सभी को ना? थीम बेस्ड स्टडी करनी होगी। जैसे अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, ठीक है, कुछ मुद्दे को लेकर के। भाई किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने किसानों को इस बात की गारंटी दे रखी थी कि भाई आपके उत्पाद को हम इतने पैसे पे खरीद लेंगे हम। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से लोगों ने कहा बहुत सारे समृद्ध किसान हैं, ये पैसे वाले किसान हैं जो अपनी गाड़ियों में एसी वेसी लगा करके बैठ के धरना दे रहे हैं। आपके मन में जैसे ये प्रश्न एक बार आ जाए, अच्छा इसकी गारंटी की नौबत क्यों आई, तो आप जैसे इस प्रश्न को ढूंढोगे ना, तो आपको जाना पड़ेगा कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर गए तो किसानों की दशा क्या थी, बहुत ही ज्यादा। और वो रुपए का तो महाजनों का कर्ज था। उत्पादकता निगेटिविटी थी, निगेटिव चली गई थी, जनसंख्या का बोझ बहुत ज्यादा था। उन्नत बीज 1-1.5% कृषि योग्य भूमि पे यूज हो रही थी। मशीन तो भूल ही जाओ हिंदुस्तान में, उर्वरक तो बस नाम मात्र के कहीं कहीं थे, सिंचाई की नाम मात्र की व्यवस्था थी, बैल की जगह इंसान को खुद को जोतना पड़ता था। ये दशा थी जब अंग्रेज छोड़ कर गए थे। आजादी के बाद सबसे पहले, अभी चुनाव भी नहीं हुआ था तो लैंड रिफॉर्म के लिए कदम उठाए गए। किसानों के आय पर कर नहीं लगेगा, यह प्रावधान किया गया। 60 के दशक में हरित क्रांति, जिसका वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब को बहुत फायदा मिला। तो मैं बताना क्यों चाह रहा हूं थीम बेस्ड। जैसे मान लो हमने एग्रेरियन पॉलिसी ली अंग्रेजों की, तो भाई अंग्रेजों की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या थी, अंग्रेजों की कमर्शियलाइजेशन की पॉलिसी क्या थी। इन सब पॉलिसी ने 200 वर्षों में हिंदुस्तान का कैसे बेड़ा गर्क किया। आजादी के बाद हमारी सरकार ने किस तरह से चीजों को टेक अप किया और आज यहां तक हम आ गए हैं। तो मॉडर्न इंडिया में इसकी पूरी सावधानी रखिएगा, थीम बेस पढ़ना है आपको, तभी आप मॉडर्न इंडिया के प्रश्नों को बहुत बेहतर कर पाएंगे। विपिन चंद्रा किताब की सबसे अच्छी बात यही है कि वो थीम बेस ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप करेंगे। दूसरी बात मैंने बता दी आपको, मॉडर्न इंडिया अध्ययन करने में थोड़ा आप ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी मॉडर्न इंडिया का आप अध्ययन करें, है ना, विश्व इतिहास के साथ घटनाएं चलेंगी इसकी, क्योंकि अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों, स्पेनिश 5-7 देशों ने मिलकर के लगभग पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा था। पूरी दुनिया की पॉलिसी वेस्टर्न यूरोप में बनती थी। तो यूरोप और दुनिया की घटना का प्रभाव भी आपको मॉडर्न इंडिया पे दिखेगा। उस किताब की ये भी खूबसूरती है कि हर चैप्टर 2-4 पैराग्राफ में विश्व इतिहास का आपको संदर्भ मिलेगा, ठीक है, तो आप उसको बेस बना करके चलिएगा मॉडर्न इंडिया में। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्वतंत्र भारत की राजनीति वाली किताब ले लीजिएगा, और सिलेबस का जिक्र जैसे मैंने कर दिया, फिर मैं कर दे रहा हूँ जिक्र। जैसे आज़ादी के समय क्या चुनौतियाँ थीं, अंग्रेजों की विरासत क्या थी, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत क्या थी, रियासतों का विलय कैसे हुआ, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, वल्लभ भाई पटेल की इसमें क्या भूमिका थी, राजभाषा को लेकर मसला क्या था, नॉर्थ ईस्ट का इंटीग्रेशन कैसे हुआ, ऐसे करके जो टॉपिक होंगे हमारे, ठीक है, नेहरू एरा में विदेश नीति क्या थी, शास्त्री जी के समय क्या क्या चुनौतियां थी, इंदिरा जी के समय क्या क्या चुनौतियां थी, है ना, ये सब पाठ होगा। और जो एनसीईआरटी वाली किताब हमने बताई वो इसी तरह से मेंशन है। अब साथ में चाहें एनसीईआरटी वाली किताब के साथ तो 1947 से 1991 के लिए आप विजन आईएएस के स्टडी मटेरियल को भी ऐड कर सकते हैं, वहां भी सारी बातें मिल जाएंगी आपको। और एक बिपिन चंद्रा रामचंद्र गुहा की अलग अलग किताब आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस पे,
शौक से कोई पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। एग्जाम के लिए तो हमने जो 2 सोर्स बताए वही बहुत है। तो मॉडर्न इंडिया का सिलेबस क्या है, मॉडर्न इंडिया को क्या ध्यान रखना है आपको पढ़ने में, 1-2 एग्जाम्पल देके मैंने बताया आपको, किताब भी मैंने आपको बताया। एग्जामिनेशन में इसका वेटेज क्या है मॉडर्न इंडिया का, अब तक कोई भी ऐसा साल नहीं है जब 2 से कम प्रश्न पूछे गए हों मॉडर्न इंडिया में। इस साल भी 2 प्रश्न पूछा गया और दोनों का दोनों राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा गया है। तो कहना मतलब मुश्किल है कि अगली बार ट्रेंड क्या होगा, लेकिन बुरी से बुरी स्थिति में, जैसे पीटी में मॉडर्न इंडिया का 2 साल में थोड़ा महत्व कम हुआ है तुलनात्मक, इस साल भी 6 से 7 प्रश्न पीटी में पूछे गए हैं कम होने के बावजूद, और 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो मॉडर्न इंडिया से ही पूछे गए हैं, वरना 3-4 प्रश्न तो मॉडर्न इंडिया से पूछ ही लिए जाते हैं। एक कर्जन की नीतियों पर पूछा गया है और एक राष्ट्रीय आंदोलन की अलग अलग धाराएं जिसने सोशल बेस का विस्तार किया है। ठीक है, ये भी एप्रोप्रिएट मंच नहीं है अभी इस समय जब हम क्वेश्चन पे आपसे बात करें हम। बट तैयारी में आपको ध्यान क्या रखना होता है कि पढ़ना क्या है, पढ़ना कहां से है। हर जगह मैंने बेसिक किताब आपको बता दी है, और क्वेश्चन पेपर का रोल है, क्वेश्चन पेपर हमेशा पास में रखना चाहिए जिससे आपको आइडिया लगे कि आप पढ़ क्या रहे हैं। चाहे आप किसी भी लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, इसको तो जरूर ध्यान में रखिएगा। मेंस में एक और हमें जो पढ़ना होता है वो है हमारा विश्व इतिहास। मेंस में जो हमें अध्ययन करना होता है वो है हमारा विश्व इतिहास। ये सिलेबस में बहुत रिसेंटली इसको ऐड किया गया है, बहुत पुराना मसला नहीं है ये, 2013-14 से सिलेबस में ये ऐड हुआ है। यहां भी सिलेबस कह दिया गया 18वीं सदी की घटनाएं, जैसे कि यहां भी चीजों को सांकेतिक छोड़ दिया गया है, यानी ये कह रहा है कि 1700 से लेकर के 1991 तक पढ़ लो, पढ़ लीजिए, थोड़ा और सम्मान से बोलूं तो मैं, ठीक है, ये ऐसा ही निर्देश है। और 8-9 टॉपिक इसमें बता दिए गए हैं, जैसे उपनिवेशीकरण, उपनिवेशीकरण, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, औद्योगिक क्रांति, साम्यवाद, पूंजीवाद, ठीक है, ये सब पढ़ने के लिए इसमें कह दिया गया, समाजवाद इत्यादि। आप सोचते रहिए। यदि आपके पास थोड़ी बहुत भी समझ है तो इसको 3 भागों में बांट लीजिएगा। 1700 से लेकर 1914 तक जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं दुनिया की, 1914 से 1945 और 1945 से 1991, सबसे सिंपल तरीका यही होगा पढ़ने का, नंबर 1। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, 1700 से 1914 में मान लो अमेरिकी क्रांति पढ़ना है, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ना है, सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, ना तो अमेरिकी क्रांति मेंशन है ना फ्रांसीसी क्रांति मेंशन है। 2019 में मेंस में जो विश्व इतिहास से एक प्रश्न पूछा गया था उसमें अमेरिकी फ्रांसीसी क्रांति के महत्व पूछा गया, सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है। आप 8-9 टॉपिक जो मैंने आपको बताए, तो यहां नए सिरे से फिर आपका एक सिलेबस बन जाना चाहिए। कैसे बनेगा अभी मैं सोर्स बता देता हूं, वहां जितने भी टॉपिक उसको ध्यान में दे दीजिएगा, बेस आपका बन जाएगा कि कैसे स्टार्ट करना है आपने। क्लियर सभी को? ठीक है, जब भी विश्व इतिहास पढ़िए तो 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। एक, हमेशा ध्यान रखिएगा ये राष्ट्रों का इतिहास नहीं पढ़ना है आपको। जैसे मान लो ब्रिटेन का कभी जिक्र आएगा, कभी फ्रांस का, कभी अमेरिका का, कभी भारत का, कभी जर्मनी, कभी रूस, कभी अफ्रीका, कभी एशिया, कभी चाइना। जैसे हम राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे, लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे, लोकतंत्र पूरी दुनिया में राजतंत्र का बोलाबाला था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद और अमेरिकी क्रांति के बाद यूरोप में लोकतंत्र की एक लहर चली, ठीक है। फिर यूरोपीय देशों से जिन जिन राष्ट्रों को आजादी मिली वहां लोकतंत्र की लहर चली। एशिया और अफ्रीका में बहुत से देशों को आजादी मिली, है ना, लेकिन वहां पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। आपने अरब स्प्रिंग का नाम सुना होगा,
वो भी लोकतंत्र की लहर मानी जाती है। बहुत सारे साम्यवादी देश है, साम्यवाद का नाम आपने सुना होगा, है ना, वहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, साम्यवाद बहुत कमजोर पड़ गया है। यूएसएसआर के विघटन के बाद 15 राज्य, 15 नए राष्ट्र सामने आए, वहां भी एक लोकतंत्र की लहर चली। तो ना एक डेमोक्रेसी का वेव, राष्ट्रवाद का वेव दुनिया में आज जितनी भी हलचल आपको दिखेंगे ना, कोई भी टॉपिक, जैसे मान लो ईरान का मसला क्या है, कोरिया विवाद क्या है, ये चाइना का मसला क्या है, किसी भी टॉपिक पे बात शुरू करेंगे ना तो उसका आंसर पीछे आप विश्व इतिहास में आएगा। राष्ट्रों का इतिहास नहीं पढ़ना है, बल्कि थीम का इतिहास पढ़ना है। सिलेबस में भी क्लियर कर दिया गया, उपनिवेशवाद ऐसे। दूसरा, जो टॉपिक, जो थीम दिया गया है उसको बहुत ढंग से समझना है, उसका लेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं औद्योगिक क्रांति की बात करूं तो औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है, सबसे पहले किस देश में हुआ, उसका क्या प्रभाव हुआ। इसके दो तरीके हैं, पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी औद्योगिकरण की क्या खास बात है, ब्रिटेन पहला देश था तो ब्रिटेन से यूरोपीय औद्योगिकरण कैसे अलग था। साम्यवादी औद्योगिकरण की क्या खास बात है, साम्यवाद और पूंजीवाद में क्या अंतर होगा। साम्यवादी मॉडल में यूएसएसआर, चाइना की चर्चा होती, दोनों में क्या अंतर होगा। आज औद्योगिकरण का नेचर क्या है, औद्योगिकरण और ग्लोबलाइजेशन में क्या रिलेशन है, औद्योगिकरण और ग्लोबल वार्मिंग में क्या रिलेशन है। सिलेबस में केवल लिखा हुआ है औद्योगिकरण, ये सारी बातें नहीं बताएगी। यदि हमें ठीक से पढ़ना है तो हमें सिलेबस को फिर एक बार डिटेल वर्जन में जाना हो। इसके लिए मैं आपको सोर्स बता दे रहा हूं, आप सब क्या करिएगा, एक क्लास 9th और 10th की ओल्ड एनसीईआरटी, सभ्यता की कहानी, ठीक है, क्लास 9th में लास्ट के 3 चैप्टर और क्लास 10th को जो है कंप्लीट पढ़ना है आपको, ठीक है, ये पढ़ जाइएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं उसी बेसिस पे इस पूरी किताब को लिखा गया है, तो आपको ना एक आइडिया लग जाएगा, इसकी जेरॉक्स कॉपी मिलेगी आपको कि विश्व इतिहास का सिलेबस क्या है, उसके अंदर पढ़ना क्या है। एक दूसरा सुझाव मैं आपको दे रहा हूं यहां पे, अभी जो क्लास 9th 10th 11th 12th की जो एनसीईआरटी है, वर्तमान में जो चल रही है अभी एनसीईआरटी, उसमें से जो टॉपिक सिलेबस के अंदर हैं उन टॉपिक को आप यहां विस्तार से पढ़ सकते हो, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नाजीवाद के बारे में, औद्योगिक क्रांति के बारे में, है ना, समाजवाद, राष्ट्रवाद, बहुत सारे टॉपिक यहां पे भी। तो नई वाली एनसीईआरटी लिखी गई थीम बेस है, बट घटनाओं का कनेक्शन नहीं है उसमें। पुरानी वाली एनसीईआरटी में थीम और घटनाओं का कनेक्शन दोनों है, लेकिन विस्तार नहीं है इसमें। नई वाली विस्तार से बताई गई है। तो दोनों की भूमिका, पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा, फिर यहां से सिलेबस एक डिफाइन हो जाएगा आपका, या सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया वो मैंने बताया आपको, उन टॉपिक को फिर यहां से पढ़ लीजिए आप, तो गुड। फिर भी मैं ईमानदारी से बताऊं तो पूरी बात नहीं बन रही है। आपको लगेगा कि मैं विजन आईएएस के मंच पे हूं तो बार बार विजन आईएएस की बात कर रहा हूं, वैसे तो करना चाहिए मुझे, बट प्रैक्टिकली मैं बताऊं, जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो आपको वैसे मिल जाएगा आराम से। हमारे स्टडी मटेरियल में सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हैं, तो आप केवल ओल्ड एनसीईआरटी स्टडी मटेरियल या न्यू एनसीईआरटी स्टडी मटेरियल, दोनों में से कोई एक को फॉलो करके भी आप एग्जाम में जा सकते हैं। हो गई बात विश्व इतिहास की भी। ट्रेंड क्या है इसका, शुरू में बहुत महत्व दिया गया, पिछले 4-5 वर्षों से एक एक प्रश्न पूछे गए हैं, 2020 में एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। हमने कई बार, अदरवाइज मत लीजिएगा, बहुत मूर्खों को सुझाव देते हुए हमने सुना है, मूर्ख वर्ड यूज कर रहा हूं, जिसको एग्जाम से ज्यादा वास्ता नहीं है, पढ़ाते बहुत लोग हैं बट एग्जाम में खुद अपियर कभी हुए नहीं है। अरे विश्व इतिहास को छोड़ दो,
खुद सोचो, कल 4-5 प्रश्न आ गए छोड़ने के चक्कर में, तो वो साल तो आपका गया। जो सिलेबस दिया गया है वो आपने तैयार करना है तो करना है। क्लियर? मैं कंक्लूड कर दूं आपको, एक बात इसमें और ऐड कर दूं मैं, कि सोर्सेस तो हमने बता दिए आपको। एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री में एक सोर्स और ध्यान रखिएगा, 6ठी 7वीं और 8वीं की जो एनसीईआरटी है आज वाली चलती जो क्लास, ज्यादा अच्छा होगा पहले 6ठी क्लास वाली किताब पढ़ लीजिए, फिर आप आर.एस. शर्मा वाली किताब पढ़िएगा। 7वीं पढ़िए, फिर मेडिवल पढ़िए, 8वीं पढ़िए, फिर मॉडर्न पढ़िए, तो ज्यादा मजा आएगा आपको। इतना मैं दावे से कहता हूं कि जितना मैंने आपको बताया, 50-60% इतिहास पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी बन जाएगी। आपने यदि कहीं क्लासेस का भी मन बनाया है तो इन सबको करने के बाद ही कहीं क्लासेस शुरू करिए, या क्लासेस के साथ भी इसको फॉलो करिए आप। ठीक है? आखिरी बात कुछ मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम मेरा भी कवर हो चुका है ना। प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा, प्रैक्टिस के बिना आप रिजल्ट में कभी कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, अभ्यास से कभी भी नहीं भागना है। इतना अभ्यास करना है कि एग्जाम में जब अपीयर हो तो लगे जैसे वो एक्सटेंशन ऑफ आपका प्रैक्टिस है वो। ठीक है? कभी भी लगे नहीं कि वो एग्जाम का हुआ है। हम जो पढ़ते हैं और कन्वर्ट करते हैं वो प्रैक्टिस से ही वो गैप खत्म होता है। तो एक सुझाव है आपके लिए कि प्रैक्टिस, पढ़ने के बाद ही प्रैक्टिस कर पाओगे, बट उसको बहुत महत्व देना है। नंबर 1, मैं पीटी की भी बात कर रहा हूं, मेंस की भी बात कर रहा हूं। नंबर 2, दूसरा ये सुझाव है, पीटी मेंस और इंटरव्यू में मेंस का सबसे ज्यादा रोल है। पीटी के नंबर ऐड नहीं होते हैं, मेंस और इंटरव्यू के नंबर ऐड होते हैं। 1750 नंबर का आपका मेंस है और 275 मार्क्स के आपके इंटरव्यू हैं। 1750 नंबर आपके हाथ में है जो आप राइटिंग करोगे। एक तरह से आप मुख्य परीक्षा में अपने हाथों से अपना मुकद्दर लिखोगे। सबसे ज्यादा किसी चीज पे फोकस करना तो मेंस पे फोकस करना पूरी तैयारी में। पूरे सिलेबस को ऐसे समझने के बाद, पढ़ने के बाद, जब आपको ये लगे सिलेबस के किसी भी टॉपिक पे यदि हाथ रख दे कोई, तो आप उस पर लिखने की स्थिति में हो। जैसे मान लो एथिक्स में, आईआर में, इकोनॉमी में, किसी भी टॉपिक पे कह दिया चलो प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ बताओ, प्लानिंग कमीशन का मूल्यांकन करो, और आपकी तैयारी ऐसी कि आप लिखने की स्थिति में हो। सिलेबस के किसी भी टॉपिक पे कोशिश करना कि उसी साल मेंस या उसी साल आप प्रीलिम्स देना। आप मन में लेके चलो कि आपको 22 में देना है, 23 में देना है, 24 में देना है। आप लिखने की स्थिति में नहीं हो तो आपका फ्यूटाइल, बेकार हो जाएगा आपका वो अटेम्प्ट। सुझाव, बिना अभ्यास, सारी तैयारी एक तरफ, अभ्यास एक तरफ। एक तीनों स्टेज में मेंस बहुत अच्छा होगा तो पीटी भी अच्छा होगा, इंटरव्यू भी अच्छा होगा, निबंध भी अच्छा होगा, और मेंस के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। जब आप तैयारी को ऑर्गेनाइज कर लेना तो प्रतिदिन 15-20 मिनट, आधे घंटे राइटिंग जरूर करना। तीसरा, नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से थोड़ा हट के रहना। जितने भी नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं वो आपको परेशान करेंगे। कोई भी स्टूडेंट बनने के बाद, चाहे वो जो शेयर करता हो, हम तो पूरे प्रोसेस में देख रहे होते हैं स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट उतार चढ़ाव फेस करता है अपने लाइफ में। यदि स्टूडेंट को सिलेबस की समझ है, स्टूडेंट को सोर्स क्लियर है, स्टूडेंट ने ठीक तरीके से नोट्स बना लिया है और वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका होगा ही होगा। इन चारों में वो कहीं भी फंस गया है तो फंस जाता है, तैयारी उसकी रुक जाती है। चारों चीजें क्लियर रखनी है आपको। ठीक है? और चूंकि सुझाव बहुत सारे हैं, जहां से हमने क्लास की शुरुआत करी थी आपकी, जैसे बहुत सारे बोलते हैं ना फाउंडेशन बैच है हमारा, बेसिक बैच है। कभी आप समझने की कोशिश करोगे कि बेसिक का मतलब, हमने बताया बेसिक किताब का मतलब क्या होता है, फाउंडेशन बैच का मतलब क्या होता है। एक टॉपिक पे क्या पढ़ना है वो क्लियर हो जाए, उस टॉपिक के अंदर सारे सब टॉपिक्स पे आपके नोट्स बन जाएं, उस टॉपिक पे पूछे गए सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएं, और उस टॉपिक पे आपको अभ्यास कराया जाए पूछे गए प्रश्नों में। इसका मतलब आपका उस टॉपिक पे बेस तैयार है। अब उस पे एडवांस क्या होता है, नए नए प्रश्नों पे प्रैक्टिस कराई जाए आपकी। तो फाउंडेशन का सेंस ये है, ये हमारा मेथड भी होता है पढ़ाने का जब हम पढ़ाते हैं, है ना। बहुत सारे सुझाव होंगे आपको।
हमेशा ये देखना कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद यूपीएससी के पीटी और मेंस के प्रश्नों में आप कितना कंफर्ट महसूस करते हो। इसमें भी धोखा हो सकता है आपसे। धोखा कैसे हो सकता है आपसे? भाई मैं तो टीचर हूं, मैं तो बता दूंगा देखो ये प्रश्न आया, इसका ये आंसर है। आपको रियल आकलन तब हो पाएगा जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, जैसे मान लो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, सपोज दैट मई जून में प्रीलिम्स होने हैं, है ना, हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं अभी। तो मैंने जो पढ़ाया है प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है, वो कितना अच्छा आप उसका आउटपुट आपको मिलेगा, है ना। तो आप उससे आकलन करिएगा। जिन स्टूडेंट्स को 2022 में एग्जाम देना है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप क्लास ज्वाइन करिए और देख लीजिए आप एक बार, वो अभी के अभी क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत जबरदस्त मार्केटिंग का जोर है, गुमराह का जोर है, कंफ्यूजन बहुत होता है। तो यहां पर भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। सारी चीजें एक तरफ, यदि आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जज्बा है, आप सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं साल 2 साल, अपने मोबाइल फोन को छोड़ सकते हैं, बनने की ललक है आपके अंदर कि मुझे बनना ही बनना है, और विजन आपका क्लियर है, विजन आइए इसके मन से मैं आपको कह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी आपको। सारी चीजें एक तरफ, कोचिंग भी सही मिलेगी आपको, बिना कोचिंग के भी क्वालिफाई करोगे, मार्गदर्शन भी सही मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो आप रास्ता बनाओगे ही बनाओगे, नोट्स नहीं भी होंगे तो रास्ता बनाओगे आप, पैसे नहीं भी होंगे तो रास्ता बनाओगे आप। हमने तो बहुत सारे लोगों को देखे हैं ऐसे लोगों को क्वालिफाई करते हुए। तो सबसे बड़ी बात है आपका हौसला, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जज्बा। थैंक यू वेरी मच। फिर थोड़ा बता दूं मैं आपको, बहुत लंबा समय हो चुका है, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस है तो आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं आप भी अपने हिसाब से। ब्रेक कहने का मतलब जाइएगा मत। मेरा जो बैच चल रहा है, हमारा जो बैच चल रहा है, उसके बारे में भी आपको सोना मैम थोड़ा ब्रीफ करेंगी कि फाउंडेशन बैच में हम क्या स्ट्रैटेजी कैसे हम कराते हैं। सोना मैम की थोड़ी परिचर्चा होगी 15-20 मिनट की, है ना। सोना मैम के बाद पॉलिटी में श्री अशोक दुबे सर आपको फिर पॉलिटी की स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड सी यू।